हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की यह क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस क्लास से आपको हड़प्पा सभ्यता के विषय में बहुत सारी जानकारी आपको समझ में आएगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी और इसको नगरीय सभ्यता की या शहरीय सभ्यता थी। ये सारे जानकारी आपको डिटेल से दिया जाएगा और इस सभ्यता के अंदर अंदर में क्या क्या थे ये सारे बात आपको बताया जाएगा। बहुत जानकारी आपको मिलने वाला है। देखिए, इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 बनाए हैं, जिसमें संस्कृति और मतलब आधा चैप्टर हमने सॉल्व कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको उससे आधे का जो बचा हुआ है वो सारे पार्ट को आज कवर करेंगे। यानी कि आज आपका हड़प्पा सभ्यता के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सब पर बात करने वाले हैं। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 में हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन तक चर्चा किए हैं। अब इससे आगे इस वीडियो में करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन कैसा था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में लोग समाज में कैसे रहते थे, इसके बारे में जानते हैं। तो इतिहासकार गवर्नर चाइल्ड ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया है। प्रथम है शिक्षित वर्ग, जैसे पुरोहित हो गया, चिकित्सा हो गया, जादूगर हो गया, ज्योतिष हो गया। उसके बाद था योद्धा या सैनिक। इनकी पुष्टि दुर्गों में उपस्थिति के अवशेषों से मिले हैं। तीसरा था व्यापारी व दस्तछार, यानी कि बुनकर हो गया, कुमार हो गया, सुवर्ण हो गया। उसके बाद श्रमिक एवं कृषक हो गया। श्रमिक में जैसे टोकरी बनाने वाला, मछली मारने वाला, ये उन्होंने 4 वर्गों में बांटा है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में भोजन। हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन कैसे कैसे करते थे। तो गेहूं हो गया, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जियां व मांसाहारी भी थे। कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सुअर व मछली का मांस इत्यादि खाते थे। ये इन लोगों पहले भी गेहूं, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जियां आदि शाकाहारी और मांसाहारी भी खाते थे। कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गया, भेड़, बकरी, सुअर का मांस इत्यादि वो लोग भी खाते थे। इस काल में चित्रों में खजूर, यानी कि हड़प्पा समय के काल में, इस काल में चित्रों में खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि के फलों का चित्रण किया जाता था। वह इन फलों का उपयोग भोजन के रूप में करते थे। इस प्रकार हड़प्पा वासी मांसाहारी व शाकाहारी दोनों ही थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र, यानी कि लोग कैसे वस्त्र पहनते थे पहले। तो वह विभिन्न विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। महिला और पुरुष के वस्त्रों में भिन्नता पाई जाती थी। पुरुषों में धोती, पगड़ी, दसाले, कुर्ता एवं महिला में घाघरा में साड़ी पहनती थी। चंदूदड़ों से प्राप्त मूर्ति में पगड़ी मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन करेगा कि पगड़ी कहाँ से मिली है। तो चंदूदड़ों में प्राप्त मूर्ति में पगड़ी मिली है। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन, स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। वह दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री का प्रयोग करते थे। अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियाँ, बाजूबंद, हार, धनी लोग हाथों में सोने जैसी कीमती धातु के आभूषण पहनते थे, जबकि समान लोग तांबे, कांसा तथा हड्डी के बने आभूषण पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन, मछली पकड़ना, शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजन था। जानवरों की दौड़, झुनझुने, सीटियाँ एवं शतरंज के खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा पत्थर तथा सीप की गोलियां से खेल खेलते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ियां, 2 पहिए वाले तांबे तथा रथ मिला है। नत्यागना की मूर्ति भी मिली है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पावासी भी नाच गाना करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रौद्योगिकी। वे धातु क्रम का निर्माण करते थे। हड़प्पा के लोग जो थे ना, वे धातु क्रम का निर्माण करते थे। अयस्कों से धातु अलग करते थे। मिश्रित धातु का निर्माण करते थे। तांबे में चांदी व टीन मिलाकर कांसा बना लेते थे। अयस्क की आपूर्ति राजस्थान प्रांत के खेड़ी यानी कि झुंझुनू व बिहार प्रांत के हजारीबाग से करते थे। चमकर पत्थर के बाट व
नालीकार बम बनाते थे, यानी कि ये सारे काम भी हड़प्पावासी लोग करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हड़प्पा सभ्यता में मृतक कर्म यानी कि अंत्येष्टि क्रिया यानी कि मरने के बाद कौन कौन से कर्म होते थे। तो हड़प्पा कालीन नगरों जैसे मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा, कालीबंगा आदि में श्मशान के अवशेष मिले हैं। सर जॉन मार्शल के अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सर जॉन मार्शल के अनुसार श्मशान को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्ण समाधिकरण यानी कि समाधान, दूसरा है आंशिक समाधिकरण यानी कि समाधान, तीसरा है दाह कर्म यानी कि क्लेश समाधान। अब है पूर्ण समाधान क्या है, तो शव को उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। शव को यानी कि जो व्यक्ति मरता था उसके शरीर को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। हड़प्पा में बहुत इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है आपके लिए ये कि हड़प्पा में एक कब्र ऐसी मिली है जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है और सबको दाबूत में रखा गया है। इसकी पहचान विशेष कब्र से की गई है। उसके बाद स्टार पॉइंट है आपके लिए, लोथल में पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का अवशेष मिला है तथा सब करवट के रूप में हैं। लोथल से ही युग्म यानी कि सब स्त्री और पुरुष मिला है। इससे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा प्रचलित थी, यानी कि नर और पुरुष दोनों का सब मिला, तो इससे अनुमान लगाया गया कि पहले सती प्रथा प्रचलित थी। सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है जिसे R37 की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जिसे H कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है। अब नेक्स्ट है आंशिक समाधान, दूसरा इसका पार्ट है आंशिक समाधान यानी कि सब को पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेषों को दफना देना, यानी कि सब को पशु पक्षी पहले खाता था, उसके बाद जो बचा हुआ अवशेष हड्डियां वगैरह होती थी उसको दफना दिया जाता था। तीसरा है क्लेश समाधान या दाह कर्म, दाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को किसी कलश या मंजूसा बर्तन में रखकर दफना देना। हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान, अब जानेंगे हड़प्पा सभ्यता में क्या लोग पहले डॉक्टर भी थे, चिकित्सा भी करते थे, इलाज भी हुआ करता था कि नहीं। तो जड़ी बूटी, फल, वृक्षों के पत्ते, विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों के फूल रस का सेवन करते थे। हिरणों के सिंगों से चूर्ण बनाया जाता था। समुद्र के फेन यानी कि झांग से भी औषधि बनाई जाती थी। शिलाजीत भी पाई जाती थी, यानी कि पहले भी इलाज हुआ करता था वेदों के द्वारा। अब है हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन किस पर निर्भर था, तो कृषि पर, पशुपालन पर, व्यापार पर, कुटीर उद्योग पर या माप तौल के बाट पर, इन सारे चीज़ों पर आश्रित था हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन। नेक्स्ट है वो लोग कृषि कैसे करते थे, तो जौ, गेहूं, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों जैसे फसलें उगाई जाती थी। इनका उत्पादन फावड़े से तो नहीं मिला, लेकिन हल के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। हल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। फसल के पासान को काटने के लिए हाशिए का प्रयोग किया जाता था। अनाज को ढोने के लिए 2 पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। बैल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु था। ध्यान में रखेंगे, बैल जो था ये सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु था। कौन? बैल। अब है पशुपालन, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे पशुपालन करते थे, कौन कौन से पशुपालन करते थे, तो बकरी हो गया, भेड़, सुअर, बैल, भैंस, बैल पालते थे। बैल के रूप में सांड प्रमुख पशु था। इसके अतिरिक्त हाथी और पाले जाते थे, किंतु घोड़े से वो परिचित नहीं थे। वे कुत्तों और बिल्ली पालते थे। साथ ही तोता, मयूर, मूंगे, भालू, चीता, खरगोश, बतख, हिरन आदि के चित्र उनकी मूर्तियों के चित्रों से अंकित है, परंतु अवशेष नहीं है। यानी कि उसके जो मूर्तियों पर जो चित्र छपा हुआ है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये सब जानवर भी वो लोग पोसते पालते थे। नेक्स्ट है व्यापार, क्या वो लोग व्यापार भी करते थे, तो हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। नाप के लिए शीशे की पटरी का प्रयोग करते थे। नाप के लिए उन्होंने शीशे के पटरी का प्रयोग करते थे। चंदोहदड़ों में उत्खनन से प्राप्त
पत्थरों के 1 वाट का प्रयोग कारखाना मिला है। समाज में अनेक व्यापारिक वर्गों के लिए रहते थे जिनका कार्य केवल व्यापार या व्यवसाय से होता था। इनमें कुम्हार, बढ़ई, सुनार आदि प्रमुख थे। आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ व्यापारिक संबंध थे। देखिए, ये अपने देश भर में नहीं, दूसरे देश में भी करते थे, जैसे ईरान हो गया, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया आदि देशों से भी संबंध था इसका। अतिरिक्त व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से, जिसके बाहरी व्यापार मोहरों से किया जाता था। दूर देशों में जहाज लाने का प्रयोग किया करते थे। अब है कुटीर उद्योग। कुम्हारों के द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने, बर्तन के अतिरिक्त ईंटों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। कहते हैं कि कुम्हारों के द्वारा चाक के निर्मित मिट्टी की मूर्तियां और खिलौने, बर्तन के अतिरिक्त ईंटों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। इस काल में हाथी दांत, सीपियों, धातु के विभिन्न आभूषण बनाए जाते। अब जानेंगे माप, तौल, वाट। तौल के लिए तराजू व वाट सम्मिलित थे। चिकने पत्थर से वाट का निर्माण किया जाता था। चर्ट नामक पत्थरों से वाट का, यानी कि बटखारा जिसको हम कहते हैं, निर्माण किया जाता था, जिससे बड़े वाट का वजन 375 ग्राम था। सबसे छोटे का वजन 0.87 ग्राम था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन था। मातृ देवी की उपासना करते थे, शिव या परम पुरुष की आराधना करते थे। हड़प्पावासी वृक्ष और पशु पूजा करते थे और लिंग पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा या उपासना। हड़प्पा संस्कृतियों में मंदिरों का अभाव था। कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में मंदिरों का अभाव था। उत्खनन में ऐसा कोई भवन प्राप्त नहीं हुआ जिसे देवालय की संज्ञा दी जा सके। इस काल में मिट्टी तथा धातु की अनेक नग्न नारी की मूर्तियां मिली है। मातृ देवी के अनेक चित्र ताबीजों में, मिट्टी के बर्तनों में तथा मोहरों में अंकित है। इसमें यह पता चलता है कि यहाँ पर मातृ देवी की उपासना की जाती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। प्रोफेसर R.C. त्रिपाठी की मान्यता है कि पूजा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठा मातृशक्ति थी, जिसकी आराधना क्या है? आराधना प्राचीन काल से ईरान से लेकर एजियन सागर तक के सारे देश में होते थे। मातृ देवी सृष्टि की उत्पत्ति व वनस्पति के फैलाव में देवी का योगदान स्वीकार किया गया। इस समय मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा का प्रचलन था। पूजा, आराधना, नित्य संगीत बलि देकर की जाती थी। इस काल में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके शिव या परम पुरुष की उपासना। उत्खनन में अनेस्ट मेके को एक ऐसी मुद्रा मिली जिस पर पुरुष के चित्र में सिर के दोनों ओर सिंह हैं। इस योगी के 3 मुख है, शांत व गंभीर मुद्रा में हैं। इसमें वाई और जंगली भैंसा और गेड़ा, जबकि बाई और शेर और हाथी है। सामने हिरन। इस ध्यानमग्न योगी के सिर के ऊपर 5 शब्द लिखे हुए हैं, जिसमें अब तक पढ़ा नहीं जा सका। परम पुरुष के रूप में पशुपति शिव की आराधना करते थे। इससे अनुमान लगाया कि परम पुरुष जो है ना, शिव भगवान को ही उन लोग पूजा करते थे, पशुपति। वृक्ष और पूजा, पशु पूजा। अनेक मोहरों में पीतल तथा उनकी पत्तियों के चित्रों का अंकन है, जिसमें ऐसा लगता है कि वह लोग वृक्ष पूजा के अंतर्गत पीपल की पूजा करते थे। वर्तमान में पीपल की वृक्ष पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त अनेक मोहरों पर सांड और बैल चित्रित अंकित है। वर्तमान में शिव भगवान के साथ सांड यानी कि नंदी की पूजा पूरे भारतवर्ष में की जाती है। अभी करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद था लिंग पूजा। उत्खनन में लिंग प्रस्तर यानी कि पत्थर के लिंग मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा सभ्य संस्कृति में था। इसमें से कुछ लिंगों के शीर्ष गोल आकृति नोकदार, कुछ लिंग या तो 2 इंच के, कुछ तो 4 फीट
के भी मिले हैं। स्वास्टिक चिन्ह एवं क्रॉस तथा पिलस हड़प्पा काल के पवित्र चिन्ह हैं जो आज भी पवित्र माने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन, क्या हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन भी था? चलिए इसके विषय में जानते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ झट से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री ऑल टू ऑल चैप्टर का पूरा एक्सप्लेन करूंगा और उसके शॉर्ट और लॉन्ग ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसी वजह से आप ध्यान से सारे वीडियो को देखेंगे और अपने रिजल्ट को 4 चांद लगाएंगे और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे। अब है कि हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन, यहाँ पर राजनीति जीवन व राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी बहुत कम मिलती है। इतिहासकार हंटर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक थी व राजतंत्रात्मक नहीं थी। इतिहासकार व्हीलर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहितों व धर्मगुरु के हाथों में थी। वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते थे। नगर निर्माण व भवन निर्माण को देखकर ऐसा लगता है कि वहां पर नगर पालिका रही होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास। तो पहले मूर्ति कला था, धातु कला, वस्त्र निर्माण कला, चित्रकला, पात्र निर्माण कला, नृत्य व संगीत कला, मुद्रा कला, ये सारे कलाएं थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास। ताम्र का भी निर्माण करते थे, लेखन कला भी जानते थे। अब है मूर्ति कला। मूर्ति कला के बारे में थोड़ा जानते हैं कि उत्खनन में प्राप्त पत्थर की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां, इसमें अंगों की झलक दिखाई गई है। इस एक नर्तकी की मूर्ति बहुत ही सुंदर व आकर्षित है। इन मूर्तियों में गाल की हड्डी बहुत ही सुंदर व आकर्षक है, आंखें तिरछी व पतली है, गर्दन छोटी व पतली है। नेक्स्ट है धातु कला। सोना, चांदी, तांबा आदि के आभूषण मिले हैं उत्खनन के द्वारा। वस्त्र निर्माण कला। उत्खनन में चरखा मिला है जिससे पता चलता है कि सूत काटने का काम में वहाँ के लोग निपुण थे। सूती ऊनी रेशम वस्त्र पहनते थे। चित्रकला, अगर चित्रकला की बात कहा जाए तो मोहरों पर सांड के चित्र, भैंसे के चित्र, वृक्ष के चित्र, इसका मतलब तो लोग चित्रकला में निपुण थे। अब है पात्र निर्माण कला। मिट्टी के पात्र बनाने में, पानी भरने के लिए तरह तरह के घड़े, अनाज रखने के लिए छोटे अनेक प्रकार के भांड, मिट्टी के खिलौने, इसका मतलब वो पात्र निर्माण कला में निपुण थे। यानी इसका मतलब ये है कि वो लोग पात्र कला में निपुण थे। उसके बाद है नृत्य तथा संगीत कला। नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। पात्रों पर तलवे तथा ढोलक के चित्र मिलते हैं। अब है मुद्रा कला। उत्खनन में भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं तथा हाथी दांत व मिट्टी की 600 मोहरें मिली है, जिन पर एक और पशुओं के चित्र, दूसरी और लेख मिले हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है ताम्र निर्माण कला। ये सारे कलाओं के विषय में इसलिए बताया जा रहा है जब आपसे अगर किसी भी कलाओं की बात किया जाए, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो जो जानते हैं आप उसमें से छांट करके लिख सकते हैं। उत्खनन में अनेक ताम्रपत्र मिले हैं जो वर्गाकार व आयताकार के हैं। इनमें पशुओं व मनुष्य के चित्र मिले हैं। पशुओं में बैल, भैंसा, गेंडा, सांड, हाथी, शेर आदि, मनुष्य में योगी के चित्र मिले हैं। अब लेखन कला। उत्खनन कोई भी लिखित शिलालेख या ताम्रपत्र नहीं मिला है, लेकिन फिर भी विद्वानों में मतभेद है। लिपि में के बारे में यह लिपि चित्रात्मक थी तथा दाएं से बाएं और दाएं दोनों ओर लिखी जाती थी। अब है निर्वाह के तरीके, यानी कि वहाँ के लोग अपने जीवन निर्वाह कैसे करते थे, कृषि से या शिल्पकला या व्यापार। तो गुजरात के बाजरे के दाने मिले हैं। गुजरात से बाजरे के दाने मिले हैं। चावल के दाने कम मिले हैं। बनावली यानी कि जो हरियाणा में है, में मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कालीबंगा नामक सभ्यता से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। इस खेत में हल
रेखाओं के द्वारा एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए दिखाया गया है। इससे यह पता चलता है कि एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित थे, जहां के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। हड़प्पावासी कपास का भी प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। अब है विलासिता की खोज। फयान्स यानी कि घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती थे, किंतु इन्हें बनाना कठिन था। सुगंधित पदार्थों के रूप में बने लघु पात्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण भूषण संचयों से प्राप्त हुए हैं। मोहरों का आदान प्रदान। अब जानेंगे मोहरों का आदान प्रदान। तो सिंधु सभ्यता की मोहरें ऊड़, सुमेर, कृष, उम्मा, तेऊ, अरमान, क्या है, तेलु, अस्मार, बहरीन आदि से मिली है। मेसोपोटामिया की मोहरें मोहनजोदड़ो तथा फारस की मोहरें लोथल से मिली है। जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर एक व्यक्ति को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका मृदभांड। यहाँ के मृदभांड मुख्यतः ढाली, लला, चिकनी मिट्टी से निर्मित है, जिन पर काले रंग का चित्रण है, मुख्यतः ज्यामितीय चित्रण। लोथल से एक ऐसा मृदभांड मिला है जिस पर चित्रित चित्र का समीकरण पंचतंत्र की कहानी चालक लोमड़ी से किया गया है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृदभांड पर मानव और बच्चे का चित्र मिला है। डिजाइनदार मृदभांड से मिले हैं जिसमें अलग अलग रंगों का भी प्रयोग किया गया है। इनको सजावट के लिए प्रयोग किया जाता था। अब है कलात्मक अवशेष। हड़प्पा से प्राप्त काले पत्थर से निर्मित नर्तक की मूर्ति नटराज नृत्य की मुद्रा में। हड़प्पा से भी प्राप्त शिवहिनी मानव की मूर्ति। उसके बाद है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिर विहीन मानव मूर्ति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका हड़प्पाई लिपि की विशेषता। हड़प्पाई लिपि की क्या क्या विशेषताएं थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि में 375 से 400 चिन्ह थे। इस लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया। यह एक रहस्यमयी लिपि है। इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को आज तक विद्वान समझ नहीं पाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला। शिल्प कार्य का अर्थ होता है शिल्प से जुड़े कार्य, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु से जुड़े काम करना, मोहरे बनाना, बाट बनाना। चंदूदड़ो ऐसी जगह थी जहाँ के लोग लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के कार्य करते थे। चंदूदड़ो में कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिससे पता लगता है कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। हड़प्पाई मोहरें काफ़ी मात्रा में पाई गई है। हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे। कांसा तांबा और टीन को मिलाकर बनाई गई एक मिश्र धातु है। कांसा जो है तांबा और टीन से को मिला करके बनाया जाता था। अब हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाए जाते थे। मनके सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता था। मनके कर्नेलियन नामक पत्थर से बनाया जाता, यानी कि मकान। उसके बाद मनके जेस्पर नामक पत्थर से भी बनाया जाता था। मनके तांबे से भी बनाया जाता था। मनके सोने के भी बनाए जाते थे। मनके कांसे के भी बनाए जाते थे। इन मनकों का प्रयोग मालाओं में किया जाता था तथा यह सुंदर, बहुत सुंदर होते थे। मनके जो होते थे ना, ये बहुत सुंदर होते थे। मनके हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य सभ्यता क्या है, मुख्य सभ्यताएं हैं। उसके बाद है कनिंघम। जानते हैं थोड़ा कनिंघम के विषय में।
तो कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल था। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप रट ही लीजिए। कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन आरंभ किया। यह लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। उसके बाद है कनिंघम का भ्रम। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण पर लेखन तथा अनुवाद भी किया। हड़प्पा वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और कनिंघम तक पहुंची भी। एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पाई में पाई गई एक मुहर दी। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेज अधिकारी ने जब हड़प्पाई मुहर दिखाए तो कनिंघम यह नहीं समझ पाए कि वह मुहर कितनी पुरानी थी। कनिंघम ने उस मुहर को उस कालखंड से जोड़कर बताया जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी। वे उसके महत्व को समझ ही नहीं पाए कि वह मुहर कितनी प्राचीन थी। कनिंघम ने यह सोचा कि यह मुहर भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से संबंधित है, जबकि यह मुहर गंगा घाटी के शहरों से भी पहले की थी। यानी कि वैज्ञानिकों को भी पता कभी कभी नहीं चलता है कि इसके बारे में, क्योंकि इसका जो लिपि जो है वो पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया है ना, इसी वजह से सबको दिक्कत हो रहा है। अब है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतनी अच्छे सभ्यता होते हुए कैसे पतन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप नोट कर लेंगे। ये 5 मार्क वाला क्वेश्चन में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को लिखे। प्रथम कारण था जलवायु परिवर्तन, दूसरा था प्राकृतिक आपदा, तीसरा था भूकंप, चौथा था अकाल, पांचवा था महामारी, छठा था बाहरी आक्रमण और सातवां था वनों की कटाई, आठवां था नदियों का सूखना, नौवां था नदियों का मार्ग बदल जाना, 10वां था बाढ़ों का आना, दामोदर कोसी महानदी बाढ़ की प्रसिद्धि। इतना उसका जो है ना पतन का कारण है। इनमें से आपको 5 से 6 लाइन याद करना बहुत जरूरी है। नॉट, पिंगट और व्हीलर आर्य जाति के आक्रमण। ऋग्वेद में आर्यों द्वारा हरियूसिया को नष्ट करने का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में हड़प्पा को हरियूसिया कहा जाता है। कहते हैं वैदिक साहित्य में हड़प्पा को हरियूसिया कहा जाता है। सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके, SR रॉ के अनुसार नदियों में आने वाली बाढ़ का अनुमान। उसके बाद है अलमानंद घोष, DP अग्रवाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण उसका नाश हुआ था। तो मेरे साथियों इसमें जितने भी मेन पॉइंट था उसके विषय में हमने बात किए हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाए थे जिसमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमने विस्तार से बताए हैं। बाकी इसमें जितने भी पॉइंट था हमने बात कर लिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और इससे पहले वाला जो पार्ट है पार्ट 1 को देखना बिल्कुल ना भूलेंगे। और अब मिलेंगे फिर इसके सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपको पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो हम वो वीडियो बनाएंगे। बाकी इसके दूसरे चैप्टर का भी हम फुल एक्सप्लेन करेंगे और उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।